दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के सौजन्य से आयोजित मासिक कार्यक्रम खबरपात के 7वें अंक में आपका स्वागत। आज का विषय है दून घाटी के जंगल, जंगली फल सब्जियां और पक्षी। वार्ताकार हैं इतिहासकार और प्रकृतिवादी कार्यकर्ता अजय शर्मा और संचालन कर रहे हैं पत्रकार और एक्टिविस्ट त्रिलोचन भट्ट। प्रकृति के हैं, साथ ही आप पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में और एक प्रकृति प्रेमी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आज आपके द्वारा यहाँ पर जो देहरादून घाटी है और देहरादून और उसके समीपवर्ती जो स्थान है, तो इनका जो परिवेश है, खासकर यहाँ के जंगल, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के जंगली फल फूल और साग सब्जियाँ हैं, और खासकर जो यहाँ की जो पक्षी वर्ग है, तो उस पर अपने यहाँ के इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है, खासकर कि जो हमारे ब्रिटिश काल से लेके अब तक का इसमें जो भी परिवर्तन आए या जो भी चुनौतियां हैं, तो इस संदर्भ में यहाँ पर अपनी बातचीत रखेंगे और श्री त्रिलोचन भट्ट जी इनसे सवाल करेंगे। तो मैं आप दोनों जनों का, श्री अजय शर्मा जी का और श्री त्रिलोचन भट्ट जी का, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और साथ ही आप सभी उपस्थित लोगों का भी। तो मैं अब निवेदन करूंगा श्री त्रिलोचन भट्ट जी से, कृपया वे यहाँ पर मंच पर आए और आज के जो हमारे ये आज का जो कार्यक्रम है, इसकी रूपरेखा पर अपने विचार व्यक्त करेंगे श्री त्रिलोचन भट्ट जी। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। मैं तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूं और दून पुस्तकालय का विशेष आभार, जो हमें इस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए हर महीने ये जगह उपलब्ध करवाते हैं। तो आप सभी का ये 7वें अंक में, 7वां अंक खबरपात का इस अंक में मैं आपका स्वागत करता हूं। लोग थोड़ा कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत तो जारी रहनी चाहिए। मेरी समझ से होली का भी थोड़ा सा खुमार होगा, लोग रहता है 2-3 दिन तक होली का तो रहता ही है, बहुत ज्यादा रहता है। तो दरअसल क्या था कि 3 तारीख को वन्य जीव दिवस था, और पहले हमारा कार्यक्रम 3 तारीख को ही तय हुआ था कि लेकिन बाई चांस 3 को क्योंकि छुट्टी थी, तो हमें 2 दिन जो है पीछे खिसकाना पड़ा, और आज ये कार्यक्रम वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस के उपलक्ष्य में ही ये समझिए आज हम कर रहे हैं। तो पहले मैं खबरपात के बारे में बता दूं कि 7वां संस्करण है, और अब भी कई जगह बात चलती है कि खबरपात नाम जो है, खबरपात तो नहीं होता जी। कोई कहता है खबरसार होता है, कोई कहता है कि खबर बात होता है। लेकिन अभी इंद्रेश जी और मैं वहां गए थे बागेश्वर उत्तरायणी मेले में, तो वहां लोगों ने कहा नहीं, खबरपात तो जो है बिल्कुल सामान्य शब्द है, बोलचाल का शब्द है। तो इस शब्द को लेके मेरे समझ से कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वज्रपात नहीं होना चाहिए, वज्रपात नहीं होना चाहिए, तो सारा बात भी नहीं होना चाहिए। और आज का जो विषय है, पिछली बार हमने देहरादून घाटी के जलाशयों और जल स्रोतों के बारे में बात की थी विजय भट्ट जी के साथ। आज भी विजय जी भट्ट जी आए हैं, आपका स्वागत। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। दून घाटी के जंगल, जंगली फल फूल और सब्जियां और पक्षियों को हमने विशेष तौर पर इसलिए रखा है कि पक्षियों का एक बड़ा अद्भुत संसार है, और जो पक्षी होते हैं, पक्षियां किसी क्षेत्र विशेष की, वहां की जलवायु के बारे में हमें सूचित करते हैं, वहां की जो जैव विविधता है वो तो बताते हैं, वहां मौसम चक्र में परिवर्तन की भी पक्षियां हमें जानकारी देते हैं। ये सारी बातें मेरी समझ से अजय शर्मा जी की बातों में आ जाएंगी। तो दून घाटी एक बहुत समृद्ध घाटी रही है, ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध रही है, जैव विविधता के रूप में बहुत समृद्ध रही है, और तमाम चीजों के रूप में एक समृद्ध घाटी रही है। लेकिन ऐसी घाटी नहीं रही है जो आज हम देख रहे हैं। यहाँ की नदियां अपने आप में, अभी शर्मा जी बता रहे थे कि 14 नदियां हैं देहरादून में, 14 नदियां हैं या थी। अब किस अवस्था में, इस पे हम किसी दिन कार्यक्रम करेंगे।
तो आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप डायस पर आइए। शर्मा जी का परिचय देने की शायद ज्यादा जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम आंदोलनों में हमारे साथ मौजूद रहते हैं हर मोर्चे पर, खासकर पर्यावरण के मामले में, पर्यावरण के जो आंदोलन होते हैं। आप बर्ड वॉचर हैं। एक कहानी बताता हूँ। एक बार मैं अपने गांव में था, तो रात को जो है ना एक चिड़िया बोल रही थी, लगभग पूरी रात बोलती रही वो चिड़िया। अंधेरा था, केवल सुनाई दे रहा था। मैंने उस चिड़िया की आवाज रिकॉर्ड की अपने फोन पे और मैंने शर्मा जी को भेजी। शर्मा जी ने बता दिया ये फला चिड़िया है। ऐतिहासिक संदर्भ में आप इतिहासकार भी हैं। देहरादून की तमाम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में मेरी समझ से बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे विश्लेषण शर्मा जी के पास हैं। और इतिहास के बारे में भी जब कोई भी जरूरत पड़ती है किसी संदर्भ की, तो मैं या तो शर्मा जी से पूछता हूं या भट्ट जी से पूछता हूं, क्योंकि भट्ट जी भी देहरादून के और यहाँ के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। और इसके अलावा शर्मा जी प्रकृतिवादी तो है ही, तमाम प्रकृति के बारे में देहरादून के खासतौर, क्योंकि देहरादून हम तो ज्यादातर लोग बाद में आए हैं देहरादून, ये शुरू से ही देहरादून में है, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहे हैं, यहीं पले बड़े हैं। और खास बात यह है कि इनकी दृष्टि थोड़ा सा प्रकृति की तरफ ज्यादा रही है, प्रकृति की चीजों को ज्यादा नजदीक से इन्होंने अध्ययन किया है, तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आप रखते हैं। तो शर्मा जी का एक बार फिर से स्वागत। शर्मा जी, जो आज सब्जेक्ट है हमारा, तो प्लीज अपना इस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें दून घाटी के जंगलों के बारे में बात तो करेंगे आप। फल और फल फूल सब्जियां कई तरह की मेरी समझ से यहाँ के जंगलों में होती थी और लंबे समय तक लोग खाते थे। अब तो मेरी समझ से मिलती हैं, कुछ मेरी समझ से कमी मिलती होंगी, कम मिलती है, लेकिन मिलती अभी भी है जी। ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। और पक्षियों के बारे में, क्योंकि पक्षियों के बारे में बहुत सारी आपके पास जानकारी है। इतिहासकार है तो मेरे समझ से ऐतिहासिक संदर्भ भी जरूर इसमें आएंगे, तो प्लीज मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि आप स्थान लो पहले। जो मैं इधर से नहीं ये कुर्सी लगी, बाद में जब हम बातचीत करेंगे फिर मैं आगे जाऊंगा। अभी शर्मा जी का प्रेजेंटेशन होगा ये। मैं इधर आ जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए वो अच्छा, आप यहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया, वो ज्यादा इजी होगा। तो एक बार शर्मा जी के लिए हम तालियां तो। धन्यवाद भट्ट जी, और धन्यवाद है दून लाइब्रेरी का भी, जिनकी वजह से हमारे शहर देहरादून को एक ऐसी जगह मिली है जहां हम अपनी बातें कह सकें, सुन सकें। ये एक बड़ा अचीवमेंट है दून लाइब्रेरी का, और इसकी सराहना की जानी चाहिए और इसको रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। आज का जो विषय है दून घाटी, हमारे सपनों की घाटी, वो घाटी जिसमें हमारा बचपन गुजरा है। 4 साल का था जब मैं यहाँ आया था, और मेरी ताई का घर था लक्ष्मण चौक में, और जो पहला फल खाया अपनी ताई जी के यहाँ से लाके, उनके यहाँ चकोतरे का पेड़ था। चकोतरा हमारे लिए बिल्कुल नई चीज थी। चकोतरा में मीठा भरा, ये तो बहुत बाद में पता चला कि चकोतरे को रचा के खाते हैं। सरसों का तेल, मिर्च, मसाला और धूप में बैठ के खाते हैं, बाद में पता चला। क्योंकि वो यहाँ का जो नेपाली कल्चर है और जो पहाड़ी कल्चर है, उसमें रचा के खाने का एक बड़ा भारी महत्व है। तो वो तो बाद में चला, हम तो उसको वैसे ही जैसे संतरा खाया वैसे खाते थे, और हमें लगा कि इतना बड़ा संतरा है ये, है ना। और उसी के उससे पहले मेरी ताई जी के घर में कुछ लीची के पेड़ थे, वो पहली बार लीची खाई, और लीची भी बेदाना, बहुत छोटा सा उसमें बीज हुआ करता था। ऐसी लीची ताई जी का घर छूटने के बाद से मुझे खाने को नहीं मिली, इतनी से बढ़िया लीची। तो ये शुरुआती हैं। आते हैं देहरादून पर। 100 किलोमीटर लंबी, गंगा से लेकर यमुना तक 100 किलोमीटर, बीच में हम हैं। देहरादून शहर बिल्कुल बीच में।
45-50 किलोमीटर जाओ ऋषिकेश पहुंच जाओगे और 45-50 किलोमीटर पे ही यमुना है, बिल्कुल बीच में हम हैं और 30 किलोमीटर चौड़ी ये घाटी है। दो हिंदुस्तान की महान नदियां 100 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, और देहरादून की इस घाटी की 14 अलग से नदियां, जिसमें से 7 यमुना में मिलती हैं अच्छा, 7 और 7 गंगा, एक सुसवा और सौंग के रूप में शामिल होती है, एक आसन लैंड आसन के साल का मोनोलिथिक फॉरेस्ट। मोनोलिथ फॉरेस्ट उसे बोलते हैं जहां एक ही प्रजाति के पेड़ों की बहुतायत हो, लेकिन साल इसके अलावा और बहुत से सुंदर पेड़ों को अपने साथ रखता है, अकेला नहीं रहता। साल में सैन मिलेगा, साल में बाल्टी मिलेगा, साल में सेमल मिलेगा, साल में बहेड़ा मिलेगा, साल में बुटेल मिलेगा आपको। तो साल अकेला नहीं है, बाय एंड लार्ज साल मोनोलिथ है, साल के जंगल मोनोलिथ हैं, लेकिन साल का अपना एक बड़ा लैंडस्केप है। करीब 500 किस्म की वनस्पतियां साल के अंदर फॉलिएज के रूप में मिलती है। बड़ा भारी बेहतरीन साल है, चाहे माउंट का साल ले लीजिए, चाहे आसारूढ़ी का साल ले लीजिए, चाहे खालंगा का साल ले लीजिए, जो बहुत अंतर तक आ गया है। और इधर का आप साल ले लें पछवा दून में, जो पट्टी मसरास तक बिल्कुल लगता हुआ है, वहां तक का साल ले लें, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के पीछे का साल ले लें। तो साल और हिमालय की जो वनस्पति है वो लगभग मिलके चलती है। मिक्स फॉरेस्ट, जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, जो तलहटी के हिमालय की तलहटी का जो फॉरेस्ट है वो फुटहिल्स है। वहां भी आपको सेमल मिलेगा खूब दबा के, है ना। और कहते हैं आइस एज के बाद जब सब तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तो उसके पिघलने के दौरान देहरादून एक बड़ी झील के रूप में ये घाटी थी। और जब उससे पानी वॉश आउट हुआ, तो जो रास्ते मोहन के हैं, जो रास्ते तिमली के हैं, जो रास्ते खेरी के हैं, वो रास्ते प्राकृतिक रूप से तब बने हो, है ना। और देहरादून घाटी दून घाटी को ही बोलते हैं ज्यादा। दून घाटी अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटलैंड था, नम भूमि जिसे कहते हैं, और जिसमें मसूरी के जो ये पहाड़ हैं पूरे, आप रानी पोखरी के ऊपर धारकोट से लेकर और इधर भद्राज लांघा तक, ये सारा का सारा लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन कराल लैंडस्केप है, डोलोमाइट और तमाम किस्म के मिनरल हैं। इनकी एक खासियत होती है, ये अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स बनाते हैं। जितना बरसात का पानी, जितना बर्फ का पानी, वो सब इन एक्यूफायर्स में स्टोर हो जाता है और फिर इन नदियों के रूप में निकलता है। अगर हम पछवा दून से शुरू करें तो यमुना के बाद कोटी, कोटी के बाद स्वर्णा, स्वर्णा के बाद नीमी, नीमी के बाद नून, नून के बाद छोटी टॉस। ये तो हो गई पछवा। बीच में आ गया जाखन राजपुर की जो उत्पत्तिका है। उसके बाद बिंदाल को मैं नदी नहीं मानता हूं। बिंदाल इज जस्ट अ माउंटेन ड्रेनेज। बिंदाल कभी भी सदा नीरा नहीं थी, लेकिन जिन नदियों के नाम मैंने आपको बताए हैं ये सदा नीरा है। आज भी चले जाइए पानी है। पानी कम हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन पानी रिस्पना, रिस्पना अगर 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 उसका पानी कैनाल में ना जावे
तो वो भी सदा नहीं रहा है। रिस्पना के बाद बाल्डी जो सहधारा में है, बाल्डी के बाद बांदल और सोंग जो कि मालदेवता में है, और उसके बाद जाखन राव। तो 14 में से 7 इधर और 7 इधर, और 2 नदियां हम भूल गए। 2 नदियां ऐसी हैं जो मसूरी के पहाड़ों का दक्षिणी ढाल, उससे जो रन ऑफ आता है, और शिवालिक का उत्तरी ढाल, वो इलाका हुआ क्लेमेंट टाउन का, वो इलाका हुआ चंद्रबनी का। चंद्रबनी के आसपास से 2 नदियां निकलती हैं, एक आसन निकलती है और एक सुसवा निकलती है। तो ये 7 नदियां यमुना में और गंगा जी में। खुदा ना खास्ता ये नदियां कभी पानी में चला गया तो उसका कितना फर्क पड़ेगा गंगा और यमुना के पानी पे, इसका अंदाजा लगा सकता है। तो बेहद हरी घाटी, इमेजिन करिए 300 साल पहले चले जाएं, 300 इयर्स, और उससे भी बहुत पहले पहला गांव, देहरादून का पहला गांव जिसमें बसावट हुई, वो कहा जाता है कि बंजारों ने बसाया, बंजारा वाला। और आज भी आप चले जाएं विकासनगर की तरफ, आपको 10 गांव मिल जाएंगे बंजारों के। और बंजारे कौन थे? पूरे हिंदुस्तान को क्रिस क्रॉस बैलगाड़ियों में अनाज भर के पूरे हिंदुस्तान के राशन की आपूर्ति करते थे बंजारे। और 2-2 हजार बैलगाड़ियों का काफिला उनका चला करता था। उनमें से कोई काफिला देहरादून इस घाटी में घुसा होगा, उसे लगा होगा कि ना, चलते चलते जिंदगी में थक गए हैं, बसने की इच्छा है और बस गए। आज भी बंजारों की संख्या देहरादून इस दून घाटी में कम से कम 50,000 है, जो लोग आज भी अपने आप को बंजारा मानते हैं। हाँ, पहला गांव। उन्होंने खेती की शुरुआत करी। उन्होंने खेती की शुरुआत करी। यहाँ की जमीन को जो हिस्से नम भूमि से हट गए, समय के साथ सूखते रहे, उन हिस्सों में उन्होंने खेती बाड़ी शुरू करी। और टिहरी के राजा को जब ये खबर पता चली कि कुछ लोग आके बस गए हैं, तो टिहरी के राजा ने उनको एक संदेश दिया कि भाई या तो कर चुकाना शुरू करो या जाओ। तो उन्होंने कर देना शुरू किया, और टिहरी राजा की नजरों में भी ये इलाका फिर आ गया, और यहाँ पर भी उन्होंने अपना आने वाले वक्तों में काम शुरू किया। अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों की पहली लड़ाई जो यहाँ हुई 1814 में, जिसको हम खलंगा की लड़ाई के नाम से जानते हैं, उससे पहले 1790 के आसपास या उसके थोड़ा सा बाद एक ट्रेवलर आया यहाँ। वो फ्रांसीसी था, जौकमा। उसने कहीं लिखा है, ओह तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर घाटी है। जैसे स्कॉटलैंड के ओवरलैंड्स हैं, वैसी ही ये घाटी है। कितनी हरी रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम छोटे थे और मसूरी से नीचे देखते थे तो घर कम और हरा ज्यादा दिखाई देता था। आज हरा कम होते जा रहा, घर ज्यादा होते जा रहे। इतनी खूबसूरत थी। अंग्रेजों का आना हुआ और गोरखों का हराया उन्होंने, और वॉर इंडिम्यूनिटी के रूप में, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में, उन्हें पूरा कुमाऊं, देहरादून घाटी, जौनसार बाबर समेत और गढ़वाल का बड़ा हिस्सा वो मिल गया। अब अंग्रेज आए तो क्या करें भाई? यहां उनको मालूम था, बंगाल का उनका अनुभव था कि व्यापार से ज्यादा मजा रेवेन्यू में है, राजस्व में है। राजस्व भी मिले
और व्यापार भी हो, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो यहाँ पर मुख्यालय उन दिनों सहारनपुर हुआ करता था और यहाँ पर लैंड सर्वे और ये सब चीजें शुरू हुई। 1819 के आसपास ये पता चला देहरादून में वनों की कटाई तो बड़ी जबरदस्त हो रही है और माल बाहर जा रहा, लेकिन सरकार के हत्थे कुछ नहीं आ रहा। कैप्टन यंग, जो कि पहले कैंपेन में शामिल थे, जिलिस्पी के एडजुटेंट थे, जिलिस्पी मारे गए। उसके बाद वो उस कैंपेन में आगे हिमाचल तक गए। हिमाचल में उनके बारे में कई कहानियां हैं कि उनको गोरखों ने पकड़ लिया था, गोरखों के साथ उनका एक अच्छा रास्ता कायम हुआ। जब युद्ध खत्म हुआ तो हजारों युद्धबंदी यहाँ थे। तो गोरखों तो उन्होंने कोलकाता में अपने मास्टर्स से संपर्क किया कि भाई यहाँ बहुत सारे गोरखे हैं, उनका क्या करा जाए। वैसे तो अगर आप चाहें तो हम वो बहादुर हैं, अच्छे लड़ाके हैं और माउंटेन वॉरफेयर के जो है मास्टर हैं, तो काहे नहीं उनको हम अपने फौज में शामिल कर लेते हैं। तो उनको इजाजत मिल जाती है उस तरीके से गोरखा। खैर, अगर बहुत कम लोग जानते हैं कि कैप्टन फ्रेडरिक यंग करीब 30 सालों तक 1845-46 तक इस घाटी के बिना ताज के बादशाह रहे। वो जो कह देते ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार कोलकाता में उसको मान लिया। तो खैर ये पता चला कि भारी मात्रा में पेड़ कट रहे हैं, माल बाहर जा रहा है, बैलगाड़ियों में भर के कड़ियां, बैलगाड़ियों में भर के लकड़ियां बाहर जा रही हैं। तो उन्होंने अंदाजा लगाया, जो उनके कर्मचारी थे, कि एक साल में लगभग 50,000 लकड़ी के पीसेस एक्सपोर्ट हुए हैं, चाहे तिमली के रास्ते हों, चाहे मोहन के रास्ते हों, चाहे खेरी के रास्ते हों। तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा अपनी कंपनी सरकार को कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ कर लगाया जाए और जो इसके एग्जिट के पॉइंट्स हैं वहां पर इसके ऊपर एक कर लगा दिया जाए। तो वहां से सहमति आ जाती है और पहली बार इस इलाके में वनों के ऊपर, वन उपज के ऊपर पेड़ों की कटान को लेकर टैक्स लगना शुरू हुआ और जितने भी चेक पॉइंट थे उनका ठेका एक पुराने ठेकेदार जो कि लकड़ी की कटान के धंधे में लगे थे, माननीय सुरजन सिंह नेगी जी को 4,000 रुपये में दे दिया गया। और 4 साल तक लगातार यही चलता रहा। बाद के दिनों में पैसे बढ़ते रहे। आतमगीर महंत थे हरिद्वार के और 1838-1840 के आसपास उन्होंने ठेका 80,000 रुपये में उठाया। और बाद के रिकॉर्ड जो हैं 1860 और 70 के रिकॉर्ड जो हैं वो बताते हैं कि तब तक वनों से आमदनी 5 लाख रुपया सालाना क्रॉस कर गई। तो एक बड़ा सोर्स जो है अंग्रेजों ने ढूंढ लिया, है ना। तो बाकी जो प्रजातियां हैं उसके बारे में भटजी से बात करेंगे। तो ये एक मोटा मोटी 1855 में जो है एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना। अभी तक इंडिया फॉरेस्ट एक्ट नहीं आया है, लेकिन यहाँ के जंगल को सहेजने के लिए और इसी के साथ साथ जौनसार के जो बेहतरीन देवदार के जंगल हैं उनको सहेजने के लिए और उनसे रेवेन्यू प्राप्त करने का काम बखूबी शुरू हुआ। पेड़ कटने शुरू हो गए। उनका ये कहना था कि अगर
निर्बाध रूप से कटने दिया जाए जंगलों को, 10 से 20 सालों में कोई भी जंगल दून घाटी में नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी आज जो जंगल हम देखते हैं वो प्राइमरी फॉरेस्ट नहीं है, वो सेकेंडरी फॉरेस्ट है। साल के अभी भी जंगल खड़े हैं और उसके जो विभिन्न प्रजातियां हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये एक मोटा मोटी जो है ओवरव्यू है यहाँ के जंगलों का। शिवालिक के जंगल साल और साल के लैंडस्केप के साथ जुड़ी हुई जो प्रजातियां हैं बड़े पेड़ों की, जिसमें जो है लकड़ी जिसका इस्तेमाल फर्नीचर में और मकानों को बनाने में किया जा सकता है। साल के बारे में तो सब जानते ही हैं, साल 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। और साल के बिना हमारी घर की चौखटें नहीं बनती थी, हमारी घर की खिड़कियों की चौखटें नहीं बनती थी। और उस वक़्त चूंकि फूस के मकान अधिसंख्य थे तो साल की कड़ियों की बहुत डिमांड होती थी। तो साल मेन जो है टिम्बर ट्री रहा और उसके साथ साथ सेंधन हुआ, सैन हुआ, बाकली हुआ। ये सब पेड़ों के ऊपर भी आरियां खूब मजे से खूब तेजी से चलनी शुरू हुई। तो ये एक ओवरव्यू है यहाँ का। और यहाँ की प्रजातियों के जो भी और यहाँ पर प्रजातियों के पेड़ वगैरह और उनके उपयोग है वो अब भटजी के सवालों से वो चीजें और खुलनी शुरू होंगी। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से स्वागत आपका। तो शर्मा जी, आपने कुछ बातें तो बताई, कब से वन कटने शुरू हुए, आज भी हम लगातार देख रहे हैं वन कट ही रहे हैं और हमें इसके खिलाफ जो है आज भी सड़कों पर आना पड़ रहा है। मैं समझ से वही दौर था जब टिहरी में भी लगातार जंगल कटने शुरू हुए थे, दौर जो था। तो आपने साल के बारे में तो बताया, लेकिन बाकी कौन कौन सी वो प्रजातियां थी जो बड़े पैमाने पर काटी गई और उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता था, थोड़ा विस्तार से। देखिए, सबसे ज्यादा जो कीमती लकड़ी उस जमाने में थी वो निश्चित रूप से इस घाटी के संदर्भ में साल थी। और साल के जंगल घने थे और साल के साथ साथ सेंधन बहुत काटा गया। साल के साथ सैन एक बड़ा पेड़ है वो बहुत काटा गया। और ये तीनों पेड़ जो हैं ये मुख्यतः कंस्ट्रक्शन के काम पे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम पे। और साल के अलावा ये जो बाकी 2 पेड़ हैं इनसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने का भी काम था, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी मुख्यतः। और गांव के लोग अपने एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाने के लिए इन पेड़ों को काटते थे और इस्तेमाल करते थे। तो इन पेड़ों के ऊपर ज्यादा नुकसान हुआ। तो अंग्रेजों ने पेड़ तो काटे लेकिन कुछ वनस्पतियां अपने साथ लाए भी थे, वो ऐसा कुछ है? वो तो बाद की कहानी है। उससे पहले जो है यहाँ का समाज जो था वो बेसिकली जो है कृषि समाज था। और तभी जो है गुरु रामराय दरबार भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ 1675 के आसपास। और गुरु रामराय दरबार के आने से इस शहर की आबादी में भी काफी फर्क पड़ना शुरू हुआ। जब दरबार आया तो पूरे उत्तर भारत से गुरुजी को मानने वाले पहुंचने लगे। जब गुरुजी को मानने वाले पहुंचने लगे तो एक बाजार जैसा बनना शुरू हुआ। टिहरी के राजा ने पहले ही 5 गांव उनको दे दिए थे, बाद में भी और गांव दिए गए, तो वो एक बड़े जमींदार भी हो गए। और जब बड़े जमींदार हो गए तो उनको खेती की जो है वहाँ खेती करवानी थी। अब खेती करवाने के लिए बहुत लोग उतर के आए, पहाड़ से उतर के आए। और पहाड़ से उतर के जो आए वो कंडियों में बसने लगे। अब आप कहेंगे कंडियां कहाँ हैं? लांघा से लेकर रानी पोखरी तक जितने भी गांव हैं फुट हिल से लगे हुए, हिमालय की तलहटी से, इसे लेसर हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय की जो तलहटी से लगे गांव हैं इन सबको कंडियां बोलते हैं। कंडियां माने छोटे छोटे गार्डन रूपी विलेजेस। तो वो लोग कंडियों में आके रहने लगे जिसमें बड़ी संख्या
हमारे पहाड़ी मूल के लोगों की थी। और साथ ही साथ शिवालिक पार से गुजर लोग आने लगे। वो आके उन्होंने अपने राजपूत पुंडीर लोग आए खूब दबा के, उन्होंने अपने गांव क्रिएट किए, जीवनगढ़ हुआ, कांवली गांव हुआ, और इस तरीके से यहाँ की बसावट बढ़ने लगी। और देहरादून में एक बड़ा जो है बाजार धीरे धीरे बनने लगा। अब यहाँ पर आप कहें कि कौन से पेड़ ऐसे हैं जो जंगली फल जिनसे मिलते थे। जामुन यहाँ बहुत आयत में था। अभी तक अमरूद नहीं आया था, अमरूद अंग्रेजों के साथ ही आया। जामुन यहाँ बहुत आयत में था। आम यहाँ पर जो है वो भी बहुत आयत में था। और आमों के बारे में तो बता ही दूं कि कुछ समय बीच में ऐसा आया, सहारनपुर के जो नवाब थे नजीब-उद-दौला, उनका कुछ समय शासन रहा यहाँ इस घाटी पे, तो उन्होंने भी खूब यहाँ आम के पेड़ लगवाए। तो आम के पेड़ भी यहाँ खूब थे, यहाँ शहतूत खूब था, यहाँ आंवले बहुत थे। यहाँ पर एक बहुत ही अब तो बहुत कम दिखता है बढ़ल के पेड़। कितने लोग बढ़ल को जानते हैं? हाँ, बढ़ल का जो फल है वो ढेऊ कितने लोगों ने देखा है? हाँ, तो अगर आपको ढेऊ देखना है तो बरसात के दिनों में आप राजपुर रोड चले जाएं, जहाँ राष्ट्रपति का निकेतन है, उसके सामने अभी भी 8-10 पेड़ जो हैं ढेऊ के लगे हुए हैं। उनको खाने वाला बेचारों को कोई नहीं है, सिर्फ चिड़िया खाती हैं। है खट्टा मीठा उसका नाम खटल मटल था एक्चुअल में। है खटल मटल। हाँ, खटल मटल। हाँ, बहुत बढ़िया वो फल हुआ करता था। एक फल होता था पचनाले। खाया किसी ने पचनाला कभी? है आपने खाया पचनाला? वाह, है? अब मैं कहाँ से लाऊं साहब? ऐसे तो पचनाले की एक खास बात थी। जब भी आप पचनाला खाएं, उसको हाथ से आपको रगड़ना पड़ता था, जिससे वो मुलायम हो जाए और उससे उसकी मिठास बढ़ जाया करती थी। हाँ, और आज भी पचनाले के कई पेड़ हैं। कुछ पेड़ तो मेरे आइडेंटिफाइड हैं, और कभी पचनाले खाने की इच्छा हो तो अगले साल, इसी साल अक्टूबर में याद कराइएगा, मैं आपको पचनाले जरूर खिलाऊंगा। है लोकेशन जो है आपका पौधा में कई पेड़ पचनाले के हैं, मालसी में कई पेड़ पचनाले के हैं। मालसी में जो पैसिफिक से नीचे ढाल का जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के साथ में जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते से चढ़ के आप अगर मंदिर तक पहुंच जाएंगे, मंदिर के साथ में ये पचनाले का पेड़ है ना। पचनाले मैक्स की तरफ नहीं जाना। हाँ, वो आप अलग से मुझसे पूछिएगा तो बताइए। हैं पौध उसकी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से नर्सरी में तो वो नहीं है ना। हाँ, बीज से हो सकता है। नीम के फार्म हाउस पे पचनाले का पेड़ था, तो हम तो 2 दिन वहीं पचनाले पे ही लटके रहे, है ना। इतना सुंदर। और ये ऐसा नहीं है कि ये पचनाले सिर्फ पेड़ में मिलते थे। ये जो बच्चे स्कूल जाया करते थे, जो पुराने स्कूल थे, उसके बाहर जो छबड़ी लगाकर उनको चूर्ण बेचते थे, वो भी ऐसे जो सीजनल फ्रूट्स थे वो लाया करते थे। देहरादून में आपको याद होगा बेर की, झड़बेरी के बेर की इतनी झाड़ियां थी, और शिवरात्रि के दिन में कितने झड़बेरी के बेर बाजार में आ जाया करते थे। आज झड़बेरी के बेर नहीं मिलते हैं। तो करौंदे, आंवला खूब होता था। और उसके साथ साथ ये तो हुई फलों की बात। सब्जियां कम थी। सेमल डोडे कितनों ने खाए हैं ये बताइए? सिर्फ 5 लोगों ने। और देहरादून घाटी में कम से कम 1000 सेमल के पेड़ हैं। जब हम जंगल में रहते थे, हमें 10,000 बेरीज के बारे में मालूम था जो खाई जा सकती थी।
आज हमें 10 के बारे में नहीं मालूम है ना। तो सेमल डोडे, जब मैं छोटा था, जब 4 साल के आए तो हमारे घर के बराबर में एक बनिया परिवार रहता था, और उनके यहाँ से एक दिन एक सब्जी आई जो गोल गोल कटी हुई, उबाल के उसको अचार के मसाले के साथ सौते करके, हमारी माँ को भी नहीं मालूम था ये क्या है। तो हमसे पूछा उनसे कि ये सेमल डोडे हैं। सेमल डोडे क्या होते हैं नहीं पता चला, मुझे तो बहुत बात तक नहीं पता चला। वो तो जब मैं ये इस प्रक्रिया में आया तब मुझे पता चला कि सेमल डोडे ये होते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में सेमल डोडे की सब्जी, नमक अजवाइन के पराठे और चाय के साथ आप खाएं तो ना आपको स्वर्ग दिख जाए तो मेरा नाम बदले। सो टेस्टी है ना। और उसके बाद सहारनपुर चौक पे हम रहते थे, तो सहारनपुर चौक पे शाम होते ही एक छोटी सब्जी मंडी जैसी सज जाया करती थी, है ना। अब तो कुछ रह गए, उस जमाने में बड़ी भारी एक जो है ना पूरी कतार जो है सब्जी बेचने वालों की होती थी, और वहां पर कचनार के फूल की सब्जी, उसका अचार भी, और उसको दही में रायता भी बना। और ऐसे ही कचनार जो है, जैसे ही मसूरी की पहाड़ियां चढ़ती है तो कचनार खत्म हो जाता है, कचनार की जगह दूसरी उसकी वैरायटी ले लेती है जिसका नाम गुरियाल बोलते हैं जिसको। और आजकल जो है गुरियाल पे लोग टूटे हैं, और गुरियाल के साथ साथ एक और बिल्कुल फुटहिल्स में एक और फूल होता है जिसको सकीना बोलते हैं। और सकीना का जो रायते में डाल के सकीना का जो काम होता था, हाँ। और ये सब चीजें देहरादून में बहुत बहुत मिलती थी, आराम से मिलती थी। आज भी आप अगर पुरानी सब्जी मंडी में चले जाएं, जो पुराने दुकानदार हैं, वो छोटी सी एक थैली में आपको सेमल डोडा अभी भी मिल जाएगा, अभी भी हाँ अभी भी मिल जाएगा। तो हमारा आयुर्वेद क्या सिखाता है? हमारा आयुर्वेद यही सिखाता है कि भाई जो जिस मौसम में आ रहा है उसे दबा के खाओ, है ना। जब 1 रुपया किलो खीरा होता है तो हम खाते नहीं है, और जब वो कोल्ड स्टोर से आता है 20 रुपये किलो, तब हम खीरे खाते हैं। हाँ, तो जिस मौसम में जो सब्जी होती है उसको उसी मौसम में खाना चाहिए। कचनार और गुरियाल अलग अलग चीज? नो, फैमिली एक ही है, लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है। दोनों ही बेहुनिया फैमिली है, एक बेहुनिया वेरीगाटा है और एक बेहुनिया मुरमुरा है। तो दोनों की फैमिली एक ही है, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग है, एक पहाड़ी और एक मैदानी। तो हम अभी पक्षियों की तरफ नहीं गए हैं। हाँ, तो एक बार हम आपके साथ गए थे, BGBS का भटजी भी थे, तो आसन वेटलैंड हम गए थे। तो वहां तमाम जो विदेशी पक्षी आए हुए थे, तो उनसे ज्यादातर पक्षियों से आपका परिचय था, यानी कि आप जानते थे उनको। तो देहरादून में कितने पक्षी हैं के बारे में आप बता सकते हैं हमें थोड़ा विस्तार से, जो आप जानकारी? एक एक्सप्लोरर हुए हैं, इंटरनेशनल एक्सप्लोरर, और फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंस किया कि वो सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से तिब्बत का रास्ता ढूंढे। उनका नाम था सेवन हेडन, बहुत फेमस एक्सप्लोरर हैं। उनकी 2 किताबें हैं, 2 वॉल्यूम में। तो जब वो ओक्सस नदी से नीचे उतर रहे थे सितंबर के महीने में, तो उन्होंने बड़ी भारी संख्या में बार हेडेड गीज को साउथ की तरफ जाते देखा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते देखा। और फिर जब वो और नीचे तक आए, तब तक मार्च अप्रैल का समय आ गया, तो उन्होंने उसी किस्म के बड़े फ्लॉक चिड़ियों के उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। वो वाटर बर्ड्स का
माइग्रेशन लिख रहे थे। और आज देहरादून में अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में आसन बैराज जाएं, यहाँ से 45 किलोमीटर है कुल, तो आपको जो वाटर बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी, प्रवासी, उनके जो नज़ारे देखने को मिलेंगे, दिल खुश हो जाएगा। सुरखाब आती है वहां, वो बेसिकली सुरखाब के नाम से जाना जाता है। उसको जो रामसर एक्रेडिशन मिला है वो सुरखाब की जो संख्या है वहां, और कई बार वो संख्या 2000, 2500, 3000 तक पहुंच जाती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो सुरखाब को रेडी शेल डक, गोल्डन डक, है ना, तो वो वहाँ भारी मात्रा में होती है। वहां पर शिवहंस आता है, क्रेस्टेड ग्रीब, वो बड़ा फ्लॉक होगा पोचार्ड का, उसमें 2 या 4 होंगे बस। उनकी गर्दन इतनी ऊंची होती है कि वो तैरती हुई बतखों में अलग से उनकी दिखाई देती है। क्रेस्टेड ग्रीब, फिर पोचार्ड्स हैं, फिर एक पंडित जी भी आते हैं वहां, काले रंग के, काले पंडित, है ना। वो कूट उन चिड़ियों का नाम है, और कूट का जो है एक सफेद टीका होता है, वो उसकी बीक से लेकर उसके माथे तक जाता है, इसलिए उसको पंडित जी कहते हैं, ताकि पहचान भी आसान हो जाए, है ना। फिर वहां पर आती है एक पीले टीके वाली चिड़िया, 2 टीके वाली हैं, एक सफेद टीके वाली और एक पीले टीके वाली है विजन, है ना। और उसके अलावा वहाँ और बहुत सारी, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्मोरेंट आते हैं, है ना। और वहाँ एक चिड़िया को देखने की सब कोशिश करते हैं। जो कोई जाता है वह ये पूछता है कि वो आई क्या, तो वहाँ जो लोग जानकार हैं वो बता देते हैं कि हाँ आ रखी है। वो है पालार्स फिश ईगल। पालार्स फिश ईगल भी आती है वहां पर, वहां नेस्टिंग करती है और प्रजनन करती है, और सबकी निगाहें इस बात पर रहती हैं कि इस बार कितने अंडे दिए होंगे या कितने बच्चे होंगे। वो एंडेंजर्ड हो गई है ना, वो कब आना छोड़ दे कोई भरोसा नहीं है ना। उसके अलावा पालास गुल, और अगर आप आसन बैराज को छोड़कर इधर हर्बट पुल वाले रास्ते पे आए, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। अब हमको तो चस्का है ना, तो वहां पर नीचे हर्बटपुर में, जहां पर नीचे से आसन, पुल के नीचे से आसन नदी बहती है, जहां पर एक शमशान घाट भी है, वहां पर आइबिस बेहद खूबसूरत बड़ी चिड़िया है। वहां पर आपको पेंटेड स्टॉक्स मिल जाएंगी, वहां पर आपको जो है वूली नेक मिल जाएगा। तो बहुत चिड़िए हैं। ये तो चिड़िए मैं वो बता रहा हूँ जो 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 माइग्रेटरी हैं, है ना। उसके अलावा वहाँ रेसिडेंट हैं, वह रेसिडेंट स्पॉट बिल डक है, वो रेसिडेंट है वहाँ। उसके अलावा वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्मोरेंट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इग्रेट्स मिल जाएंगी। फिर ये चूंकि सर्दी का मौसम है तो वो छोटी उड़ने वाली चिड़िए जिनको वैगटेल्स कहते हैं, अब वो वैगटेल्स जो है नॉर्थ से आती हैं और साउथ तक चली जाती हैं। अब तुलसीदास जी भी देखते थे बनारस में उनको, तो वो उसको धोबी चिड़िया भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि उसकी पूंछ जो है वो हिलती रहती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वैगटेल। अब तुलसीदास जी ने सोचा उसको क्या नाम दूं, तो तुलसीदास जी ने उसको नाम दिया खंजन। तो खंजन भी कम से कम 5 तरीके की देहरादून में हर साल सबसे पहली माइग्रेटरी बर्ड जो देहरादून में आती है वो खंजन ही होती है। ये अगस्त 15 के बाद देहरादून आ जाती हैं और अभी तक हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक में, कुछ मार्च में चली जाएंगी और कुछ अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक वापस चली जाती हैं। तो ये तो हुई माइग्रेटरी बर्ड्स। उसके अलावा यहाँ कोयल, यहाँ 7 किस्म की कोयल हैं। हमें एक ही लगती है, लेकिन जब हम ध्यान से सुनते हैं सबकी आवाज अलग है। काफल पाको एक कू,
दो, ऐसी भी कोयल है जो ऐसे बोलती है। तो 7 किस्म की कोयल हमारे यहाँ है। और कोयल कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है। पूरी दुनिया में जितनी भी कोयल और कुकूज हैं वो कभी अपना नेस्ट नहीं बनाती। एक कोयल आती है अफ्रीका से, देहरादून आती है, क्रेस्टेड कुकू, हाँ, उसको पपीहा भी बोलते हैं। वो जब आती है तो समझिए कि मानसून आ रहा है, वो मानसून से पहले आ जाती है। हर कोयल का अपनी एक चिड़िया है जिसके घोंसले में उसको अपना अंडा छोड़ना है। पपीहा आता है तो पपीहा ढूंढता है कि जंगल बैबलर 7 बहनें कहाँ हैं। तो जहां उसको 7 बहनें दिख गई उसके बाद वो रोज वहीं दिखेगा और चुपके से 7 बहनों के नेस्ट में अपना अंडा छोड़ के 7 बहनें अपने अंडों के साथ उस अंडे को भी। और कोयल की एक खासियत होती है कि जिस रंग का अंडा नेस्ट में है या उसके ऊपर कोई और मार्किंग भी है तो वो ऐसे पदार्थ खाती है, उसका एवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। वो ऐसे पदार्थ खाती है कि वो भी आइडेंटिकली हुआ। और जब उसमें से नेस्टलिंग्स जो हैं, जब बच्चे निकलते हैं तो एक बच्चा कुछ अलग सा होता है और बहनें हैरान हो जाती हैं। और जब वो मुंह खोलता है तो वो और परेशान हो जाती हैं और वो उसका ख्याल ज्यादा रखती है। वो जब खाना लेके आती हैं उसको ज्यादा खिलाती हैं। ये कुकू के जितनी प्रकार की कुकू हैं इन सब के बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। जो कौवे के घोंसले में एशियन कोयल जो काले रंग की है, जिसकी लाल आंखें हैं और जिसकी फीमेल जो है वो भूरे रंग की चित्तीदार है, वो जब कोयल वो जब इलाके में होती है तो कौवों को देखा करो, कौवे कितने परेशान रहते हैं। उनको मालूम है कि ये डाल के जाएगी। वो जहां उनको कोयल दिखाती है कौवे उसके पीछे भगाते हैं, उसको दौड़ाते हैं। तो जो मेल कोयल है वो कौवों को डिस्ट्रैक्ट करती है और फीमेल जाके उसमें अंडा डालाती है। और जब वो बच्चा होता है वो और बच्चों से अलग, और वो वशीभूत हो जाते हैं कि ये कोई नई चीज हमारे एंड दे काइंड ऑफ फीड देम मोर। वो उसको ज्यादा खिलाते हैं और वो बच्चा इतना बदमाश होता है कि थोड़ा सा जब बड़ा होता है वहीं घोंसले में, क्योंकि ज्यादा खाएगा तो ज्यादा ताकतवर भी होगा, तो कौन ही मारता है। जो दूसरे हैं जो आपको नेस्ट से नीचे गिरे हुए कई बार छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़ते हैं, वो ऊपर हो सकता है कि किसी कोयल का बच्चा हो कोई, वो कोनी मार के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कर रहा हो। ठीक है ना। तो कोयल हमारे यहाँ बहुत। फिर हमारे यहाँ जो देहरादून की बात कर रहा हूँ, यहाँ 2 बहुत खूबसूरत चिड़िया हैं, एक ग्रे हॉर्नबिल और एक ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल काली और सफेद, जिसकी पीली बीक है, बड़ी चिड़िया। और ग्रे हॉर्नबिल सब जानते हैं, धनेश, है ना, ये भी खूब यहाँ पर होती है। और सर्दियों में अगर आपके घर में डेट पाम है या आपके घर में पपाया है, फाइकस बेंजामिन है, तो सर्दियों में ये जंगल से बाहर निकल के आपके, और दालन वाला में तो खूब आती हैं, आपके इन पेड़ों पे आ जाती हैं। ये ओरिएंटल पाइड। और ग्रे हॉर्नबिल तो जहां जहां फ्रूट मिलेगा, जब जब फ्रूट मिलेगा खाएगी, जब फ्रूट नहीं मिलेगा तो छिपकली भी खाएगी और मकड़ी भी खाएगी, है ना। ये सब चिड़ियों का है। चिड़िए ज्यादातर ओमनिवोरस होती हैं, है ना। तो और धनेश, और ये चिड़िए हम जब पेड़ लगाते हैं तो उसको कहते हैं प्लांटेशन। लेकिन जब चिड़िए पेड़ लगाते हैं वो होता है जंगल। धनेश
जो है ग्रे हॉर्नबिल 70 किस्म के जंगली फलों को लगाने के लिए जिम्मेदार है। और अगर ये हमारे लैंडस्केप से वापस चली जाती है गायब हो जाते हैं। तो हमारे जंगल भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। जैसे डोडो के जाने के बाद मॉरिशस से टिम्बरलिक पेड़ गायब हो गया। जब तक वो सीड इनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से और इनके जो उस ट्रैक्ट में जो अम्ल है उससे ट्रीट नहीं होंगे तब तक वो जर्मिनेट नहीं, है ना। तो पूरे देश में हमारे 1300 किस्म की चिड़िया हैं, 1312 समथिंग। और आपको जानकर आश्चर्य होगा उसकी लगभग आधी, आप चाहें तो देहरादून जिले में यहां से लेकर चूड़ी तक देहरादून जिले में देख सकते हैं, हाफ ऑफ इट। उत्तराखंड में भी आधी, हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा चिड़िया उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और लगभग जो चिड़िया उत्तराखंड में पूरे में पाई जाती हैं वो लगभग देहरादून जिले में भी पाई जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ की जैव विविधता के बढ़ने का और लगातार विविधता रहने का बड़ा कारण यहाँ पर चिड़ियों की बड़ी संख्या भी है। जितनी बेरीज आपको मिलेंगी, चाहे हीसर हो, चाहे वो हो किनगोड़ा, जितना आपको मिलेगा इस सब का प्रोपोगेशन चिड़िया करती है, स्वयं से नहीं होता है। अगर ये प्रोपोगेशन खत्म हो गया क्या हालात हो जाएंगे, इसको तो समझने की जरूरत है। तो देहरादून आपके घर के आसपास, आपको चिड़िया देखने जाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी खिड़की खोलिए बस। सर एक चीज बताइए, रात में अगर 1-1:30 बजे कोई चिड़िया बोल रही है, चिल्ला रही है, तो उसका क्या मीनिंग, खतरा है उसको? देखिए क्या होता है कि अभी जब ये इनका मीटिंग सीजन शुरू होगा तो कुछ चिड़िया जो हैं वो रात भर बोलती हैं। हाँ, वो मीटिंग कॉल्स होती हैं। और चिड़ियों में सिर्फ मेल बोलता है। हाँ, उसको रिझाना होता है ना। और फीमेल ये डिसाइड करती है कि किसकी आवाज, किसका नाच गाना और किसका रंग जेनेटिकली सबसे अच्छा है। और तब वो अपने लिए सबसे बढ़िया जेनेटिकली साउंड पार्टनर ढूंढती है। और ये हमारे हिंदुस्तान में तो अरेंज मैरिजेस हैं। अगर अरेंज मैरिजेस ना हो तो इट इज फीमेल विच चूजेस द मेल। आज भी इट इज द फीमेल विच चूजेस द मेल। आदमी तो हर किसी को चूज करने के चक्कर में रहो, है नहीं? आई एम सॉरी, या आई एम सॉरी, है ना। तो ये इसका कारण है। और बहुत रिच है। आप सिर्फ अपना दरवाजा खोलिए सुबह, पहली भोर के साथ आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, देखना शुरू करिए। आजकल सब चीजें आपकी ऐप में अवेलेबल हैं। आप दुनिया भर की ईबर्ड की ऐप है, मर्लिन की ऐप है, वो आप डाल लीजिए, आवाज उसमें लगा दीजिए, वो आवाज बता देगी कौन सी चिड़िया बोल रही है। हाँ, खूब मगर आवाज बड़ी तेज होती है। यस छोटी मगर आवाज इतनी तेज। आपने ये बड़ी अद्भुत जानकारियां थी हम सबके लिए। तो ये जो चिड़ियों का संसार है, ये वन्य जीव या फिर हम कहें जैव विविधता या वन संपदा, आपने थोड़ा खतरे की तरफ भी एक इशारा किया। तो क्या खतरे हैं? खतरे बहुत हैं। एक मालसी जाने से पहले जब हम ढाल उतरते हैं पैसिफिक की, और नीचे राइट हैंड साइड में एक पेट्रोल पंप आता है, उसके साथ एक रास्ता जा रहा है। आज से 8 साल पहले
2017 में मैं वहाँ बर्ड वॉचिंग करता था। मेरे घर के नज़दीक था और मुझे रोज करना होता था। उस साल मैं अपना बिग ईयर कर रहा था 2017 में, यानी हर रोज करना है और एक साल में ज्यादा से ज्यादा चिड़िया देखनी है। मैंने कोई एक साल में 350 प्रजातियां देखी 2017 में। तो उसको नोट डाउन करते आते हैं? जी हाँ, नोट डाउन करते हैं, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं, है ना। तो वहां खलीज फिजेंट और लाल मुर्गा ऐसे सामने से गुजर जाते, काकड़ ऐसे सामने से गुजर जाते। आज वहां इतने मकान बन गए हैं, इतनी जमीनें खुद गई हैं, और वो बिंदाल की शुरुआती जो धारा है, जो नदी है, उसका इलाका है। वहां आज आप जाएं, आपको ये तमाम चिड़िए नहीं दिखेंगे। नुकसान। बहुत सारे इलाके देहरादून में ऐसे हैं। अब आप डांडा लखौन में एक जगह है शिव मंदिर डांडा लखौन। वो खालंगा का जो जंगल है उसका जो डिप आता है नीचे, वो डांडा लखौन से लगता है, और वहां पर एक शिव मंदिर है। इतनी बढ़िया बर्ड वॉचिंग वहां होती थी कि आप 1 घंटा वहां बिता लें, सुबह आप 40-42 तक वैरायटी स्पीशीज देख सकते हैं, एक से एक। अभी मई जून का मौसम आएगा, मई का, और मई के मौसम में वहां पर पैराडाइज फ्लाई कैचर शाह बुलबुल ब्रीडिंग करती है। शाह बुलबुल आपने अगर किसी ने देखी हो तो उसकी हाथ भर लंबी सफेद पूंछ है, और जब वो लहरा के उड़ती है तो वो नजारा आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। वहां इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है कि और थोड़ा जंगल में घुसने पे भी हमें 20-22 स्पीशीज आधा हो गया। देखते देखते 20-22 स्पीशीज भी हमें देखने को मिल जाए तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। तो यस, बेसिकली शाह बुलबुल पैराडाइज फ्लाई कैचर है ना। तो जिस कदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन भी माइंडफुली नहीं हो रही, माइंडलेसली हो रही है। आप अपने घर को एक खंबे की तरह क्यों बनाते हैं, एक गार्डन की तरह क्यों नहीं बनाते? आपने अगर एक हरा पत्ता भी बाहर रख दिया अपने घर के, तो चिड़िया वहां भी आ जाएगी। आप ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप सलेटी रंग के खंबे, घर रूपी खंबे बना रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारी जो एवियन फौना है, हमारे जो पक्षी हैं, उनका हो रहा है। तो सर क्या करना चाहिए हमें? जब हम सड़कों पे आते हैं, पेड़ काटने का विरोध करते हैं, तो कहते हैं आप तो विकास विरोधी हो। तो विकास के साथ और हम इनको बचा सके, वन्य जीवों को बचा सके, चिड़ियों को बचा सके, अपने जंगल बचा सके, तो क्या करना चाहिए? क्या है रास्ता? मैं एक ऐसी बात कहना जा रहा हूं जो हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों को बुरी लग जाए। हमने किताबों से तो खूब पढ़ना सीखा है, पर हमने अपने परिवेश से पढ़ना कतई नहीं सीखा। हम रटंटू तोते हैं। हमने अपने आसपास के पेड़ों को भी नहीं जाना। अंग्रेज हमें कितना भी लूट के ले गए हों, हमारी सारी संपदा लूट के ले गए हों, लेकिन अंग्रेज जो हमको दे गए उसको भी हम सहेज के नहीं रख रहे हैं। जो सॉफ्ट पावर वो हमको दे गए, एक भी चिड़िया हिंदुस्तान में क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, राइट फ्रॉम अफगानिस्तान टिल म्यांमार,
एक भी चिड़िया बिना आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ के गए कि अजय शर्मा ढूंढ ले और उसके नाम पे उसका नाम हो जाए। एक भी चिड़िया नहीं छोड़ी। अच्छा। सब, एक भी पौधा नहीं छोड़ा, एक भी पेड़ नहीं छोड़ा, एक भी इंसेक्ट नहीं छोड़ा। तो इतनी बड़ी संपदा जो हमारे पास है वो सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए रह गई, वो सिर्फ कलेक्टर बनने के लिए रह गई, क्लर्क बनने के लिए रह गई। वो एक जागरूक इंसान बनने के लिए काम नहीं है। उसको जागरूक इंसान बनने के काम आना चाहिए था। जैसे जैसे आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, एक शर्मा जी रहते हैं, एक वर्मा जी रहते हैं, एक फलाने जी रहते हैं, एक ढिमकाने जी रहते हैं, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी। ऐसे ही आप अपने पेड़ों को क्यों नहीं जानते हो, जो आप उनसे भी नमस्ते जी कर सकें कि भाई आज तो इसमें इतने फूल आ गए, आज इसमें इतने फल आ गए, कल ये पकेगा, परसों वो पकेगा। आपकी जानकारी में तो वो है ही नहीं। वो जानकारी में कब आएगा? जब तक वो जानकारी में नहीं आएगा, ना तो आप लड़ सकते हैं, ना वो हुक्मरान लड़ सकते हैं। वो हुक्मरान आपकी इसी अपैथी जो है, आपकी जो 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 अज्ञानता। हाँ, जो आपकी उसके प्रति सोई हुई नीति है, उसका फायदा उठा के करते हैं। नहीं तो कैसे कर सकते हैं? दुनिया में कभी नहीं हो सकता। अंडमान निकोबार खा जाएंगे, 90,000 करोड़ रुपए में सब पेड़ काट जाएंगे। गोवा में डीनोटिफिकेशन चालू कर दिया है। और उत्तराखंड, आपने लू का नाम कितने लोगों ने सुना है? लू चलती है बल मेरठ, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में। उस लू को कौन रोकता है घाटी में आने से? शिवालिक रोकते हैं। शिवालिक के जो साल हैं वो रोकते हैं। और आपने शिवालिक में खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए हैं। उससे दो बड़े नुकसान आपको होने जा रहे हैं। एक तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और 4 डिग्री एक्स्ट्रा तक बढ़ेगा, और दूसरा आपके फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट। और पिछली बार सितंबर आप भूल गए होंगे, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है ना। सितंबर में लांघा से लेकर और रानी पोखरी तक हर जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ। कोई नदी इन 14 में से नहीं बची जिसमें सैलाब ना आया हो। और ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितने पेड़ कम होंगे उतना ही वातावरण की नमी कम होगी। वातावरण की नमी कम होगी तो उससे क्लाउड बर्स्ट बनता है। ये नुकसान होना है। और फिर विकास का क्या होगा? विकास का तो जो हो रहा सो हो रहा। जिनकी जेबें भर रही हैं, विकास तो उनका हो रहा। हमारी आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं हो रहा। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। हमें आने वाली पुश्तें कभी माफ नहीं करेंगी। ये मैं आपको आते अब फिर आते हैं। ये हमारा तो प्रश्न ही नहीं है। अब एक सवाल मैं और एक बात और कह देना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम सवालों के लिए आमंत्रित कर लेते हैं कि अंग्रेज आए, बहुत सारे पेड़ कटे, दबा के कटे। रेगुलेशन उन्होंने कर दिया तो कम से कम पैसे देने पड़ते हैं तो आदमी थोड़ा कम काटता है। जब मुफ्त का माल हो तो वे धड़ाधड़ काटते हैं। थोड़ा कम हुआ, पर अंग्रेजों के आने के बाद उनके साथ भी बहुत कुछ आया है। आज जो हम देहरादून का लैंडस्केप देखते हैं, शहर का कम से कम, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो उनके आने के बाद आए। सबसे बड़ा एक पेड़ राजपुर रोड पे एसपी के ऑफिस के सामने रेमंड का शोरूम है, उसके साथ एक 100 फीट ऊंचा पेड़ खड़ा है। कोई उधर से गुजरेगा तो जाते हुए जरूर देखिएगा
स्टरक्यूलिया एलाटा, बुधास कोकोनट ट्री। उसका जो फ्रूट है वो कोकोनट की तरह है, पर कोकोनट नहीं है। हाँ, वो पेड़ म्यांमार का है। जब अंग्रेज आए उन दिनों डार्विन और लेमार्क, ये दोनों अंग्रेज युवाओं के दिमाग पे छाए हुए थे। हर कोई अंग्रेज अगर पुलिस की नौकरी करता था तो थोड़ा टाइम अपने इन शौकों के ऊपर भी लगाता था। तो उन्होंने एक बोटेनिकल गार्डन बनाया कोलकाता में, और म्यांमार से इस पेड़ को लेके आए। और फिर जो 1804-5 में सहारनपुर उनके कब्जे में आया, तो उन्होंने वहां भी एक बोटेनिकल गार्डन बनाया सहारनपुर में। कभी सहारनपुर जाए तो उस बोटेनिकल गार्डन में जरूर जाइएगा। तो वो पेड़ वहां से इधर आ गया। 1814 में वो यहां आए, वो पेड़ वहां से, राजभवन जाए, राजभवन में सबसे ऊंचा पेड़ वही है। और डीएवी कॉलेज जाए कला संकाय में 2, ये अंग्रेजों की वजह से। जो गुलमोहर आप देखते हैं, जो गर्मियों में लाल फूल आपको दिखता है, उसके साथ साथ एक पीले फूल वाला भी मलतास खिलता है, वो हमारा अपना है, वो देशज है। और आजकल जो हमारा जो टेसू है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसका होली पे रंग बनाया जाता था उस जमाने में, हमारा अपने तो वो भी हैं। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन। द सेम केस इज विद ऑल लिविंग थिंग्स, जिसमें पेड़ भी शामिल है ना। जकरिंडा, बॉटल ब्रश, यूकलिप्टस, सिल्वर ओक, ग्रेविलिया रोबस्टा। सिल्वर ओक जब उन्होंने चाय के बागान बनाए तो उसमें उनको छाया चाहिए होती, और जो फास्ट ग्रोइंग ट्री चाहिए ऑस्ट्रेलिया से सिल्वर ओक लेके आए। और ये एक और लेके आए वो ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से, जिसका नाम था अगैथस रोबस्टा, कॉरी पाइन। सचिवालय का जो गेट है, गेट में घुसते ही अंदर जाइए, चट्टान की तरह उसका तना है, चट्टान की तरह ऊंचा जा रहा है ना। और न्यूजीलैंड की जो जनजातियां हैं, जो एब्रोजिनोस हैं वहां के, जिनको माओरी कहते हैं, उनके यहाँ एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है। कोई भी पुराना बूढ़ा कोरी पाइन वो बिना नाम के नहीं है, सबके नाम है। मैंने कहा वो अमरूद दूरी से आए, अंग्रेज आए तो अमरूद भी लेके आए। अंग्रेज एक चीज और लेके आए जिसने हमारे मांझे सूद दिए, हमारे जंगलों के, क्योंकि वो हाईली इन्वेसिव था। वो लेंटाना लेके आए। लेंटाना लाए तो श्रीलंका में थे, अपने घरों के आसपास की बाड़ बनाने के लिए। तब लोगों को इतना डर नहीं था, तब लोग बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स नहीं बनाते थे, वो ऐसे ही पौधों की बाड़ अपने बगलों के आसपास लगा लेते। तो वो ये मैक्सिको से लेके आए और उससे अपनी बाड़ बनाई। उसमें बेरीज होती हैं काले रंग की, आप भी खा लें, हम भी खा लें, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगती है। चिड़िया को पसंद आ गई, विशेषकर बुलबुल को पसंद आ गई। वह बुलबुल को पसंद आनी थी, वो वहां से कन्याकुमारी आई, बुलबुल उड़ के शुरू हो गई, आज पूरे देश में है। तो इन्वेसिव है, तो कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें। पाइन ट्री के बारे में सर, पाइन ट्री की कुछ वैरायटीज हमारी अपनी इंडिजिनस हैं, हमारी अपनी हिमालयन वैरायटीज हैं, जिसमें पाइनस रॉक्सबर्ग जाए। उसके अलावा कई वैरायटी जो फास्ट ग्रोइंग हैं, जो ज्यादा ऑयल लीसा देती हैं, वो वैरायटीज कमर्शियली अंग्रेजों ने लगाई, और पाइन से हमारे जंगलों को बड़ा नुकसान। बहुत सारी जानकारी ऐसी है, कई बार आप फ्लो में रहते हैं, नहीं याद आती है, तो उसके लिए माफ करिए। हाँ, पाइन के साथ एक खास बात है, पाइन कहीं बुरा हो तब हमारे देश में या दुनिया में
ट्यूबरक्लोसिस को लेकर कोई दवा नहीं थी। और पाइन का जो जंगल होता है, पाइन की जो बारीक नीडल्स होती हैं, उसमें से एक रसायन निकलता है जिसको फाइटोसाइड बोलते हैं। और वो फाइटोसाइड निकलता है, वो वातावरण को और हवा को साफ करता है ना। और जितने ये घने जंगल हैं, इनमें लाइकेंस होते हैं, और लाइकेंस जो हैं हवा में जितनी भी अशुद्धियां हैं और हेवी मेटल्स हैं सोख लेती है। इसलिए जितने भी सैनिटोरियम्स थे वो बहुत ही घने जंगलों में और घने आबादी वाले पेड़ जहां होते हैं वहां बनाए जाते थे, जिससे कि वहां की हवा शुद्ध हो। और चूंकि ट्यूबरक्लोसिस में साफ हवा और अच्छा प्रोटीन, इस प्रोटीन के चक्कर में हमारे कुछ पक्षी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच गए थे। एक पक्षी ऐसा है जिसको कुकल बोलते हैं, भारद्वाज, जिनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, वैद्य जी कहते थे भाई इसको उसका शोरबा पिलाओ, क्योंकि हाई प्रोटीन होता है। तो शुक्र समझिए कि टीवी की दवाई टाइम पे आ गई, नहीं तो अब तक तो हो गया था काम उसका। हाँ जी, हाँ जी, कड़कनाथ। चाय का भी बता दीजिए सर, चाय का। हाँ, चाय भी अंग्रेज लाए और लीची भी अंग्रेज लाए। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो आप लीची ना खा रहे होते साहब। लीची होती सिर्फ मुजफ्फरपुर में, क्योंकि लीची दो रास्ते से आई हिंदुस्तान में। एक रास्ता था वाया बर्मा जो म्यांमार है, और एक रास्ता था यहाँ से चाइनीज मेनलैंड से। तो देहरादून की जो चीनी है लीची साइनेंसिस, वो मेनलैंड की लीची है, इसलिए ज्यादा अच्छी है। और देहरादून में तो खैर अब लीची होती कहाँ, देहरादून में मुजफ्फरपुर की लीची बिकती है साहब, दबा के बिकती है। जो बगीचे के सामने बैठ के लीची बेच रहे बस वही हैं वो जो देहरादून की लीची है। बकाया मंडी में जो बेच रहे वो सब मुजफ्फरपुर की है ना। दो किस्म की लीची और चाय पत्ती, ऑफ कोर्स बड़ा काम चाय का हुआ यहाँ। और वो भी जो है ना, उससे पहले जितने भी वो प्रॉपर्टीज थी वो अंग्रेजों ने आपस में बांट ली। फिर जब कोलकाता की सरकार को लगा कि इन्होंने आपस में कैसे बांट ली, ये सरकारी नौकरी करते हैं, इन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज आपस में बांट ली, तो उनको वापस करनी पड़ी। तब से जो है चाय बगान लगाने का काम शुरू हुआ। तो सर मैं इलाहाबाद बैंक में था, अकाउंट है बिल्कुल, देहरादून टी कंपनी। हाँ, दर्शनलाल, हाँ, यस, ईस्ट होप टाउन। और अभी भी महंत जी का जो बगीचा है उदय बाग वाला, हाँ, गोल्ड रिच, वो अभी भी चल रहा है। और महंत जी के बगीचे की हरी चाय अफगानिस्तान में बहुत प्रिय थी। और उसकी जो सबसे बड़ी मंडी है वो अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लगते हुए, बिल्कुल। दर्शनलाल कपरूवान जी होते थे। मैं जब चंद्रशेखर जी के साथ पदयात्रा में गया, जलियांवाला बाग से लेकर और दिल्ली की पदयात्रा थी, तो मेरे एक दोस्त हैं, उनके पिताजी महंत जी के साथ काम करते थे। और वहीं दुर्ग्याना मंदिर है एक, वहीं पर वो एक धर्मशाला में रहते थे, और वो सारी इसकी चाय पत्ती की खरीद फरोख्त और उसको भेजने का काम करते थे। हाँ, उनसे मिल गया है ना। तो बहुत बड़ा काम था। आज भी हरी चाय वहाँ होती है। हाँ, तो कुछ सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, अब सवाल पूछना है। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट सड़क जो है चौड़ी करेगी, पेड़ काटेंगे, ठीक है जी, तो अब डेवलप कैसे होगा? जो आपने बताया इसको हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट मतलब मानेगी नहीं, वो कहेगी नहीं हमें तो क्या करनी है, सड़क चौड़ी, पेड़ काटने हैं, पेड़ कटेंगे तो हमारा सारा काम खराब होगा। तो इसके बारे में हम डेवलप कैसे करें, प्लीज हमें आप ये नहीं, अब ये सवाल तो टेक्निकली सरकार से किया जाना चाहिए, लेकिन सरकारें जो हैं उन्होंने अपने आगे इतनी बड़ी दीवार चिन दी है। आपको
जानकर हैरानी होगी, जब सड़कें बनती हैं तो हर डिपार्टमेंट में एक हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है जो ये बताएगा कि उस शहर के हिसाब से उस इलाके में सड़क के किनारे ये पौधे लगने चाहिए। वो तक तो है नहीं हमारे यहाँ, तो हम क्या उम्मीद करें। उसमें उन्होंने बताया कि आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं नहीं गया, उन्होंने बताया आउट ऑफ इंडिया कोई भी पेड़ जो है अलाउ नहीं है काटना, उस पर बहुत बड़ा पनिशमेंट है। उन लोगों ने -B और अपर एंड 1 अपर इस तरह से मतलब जो है रोड निकाल दी है। मतलब कि -B का मतलब है -1B का कि 2 बेसमेंट मेन उस पे और उससे ऊपर, तो उससे उनका कोई भी जो है पेड़ जो है नहीं कट रहा है। हमारे यहाँ सरकार यदि ऐसा कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए जो भी एडवोकेट हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग उसके ऊपर ध्यान दें। और आज विकास और विनाश के हम एक बीच में खड़े हैं और दो बातें देख रहे हैं कि कैसे करें। तो अभी जैसे भट्ट जी ने पूछा, तो ये जो हमारा सहजदारा रोड के आपने देखे थे 2000 के करीब पेड़ थे। हम बचपन में ही जैसे पले बड़े, ठंडी सड़क थी बॉस, ठंडी सड़क थी, साइकिलों से हम जाके सहजदारा जाके नहा के आते थे। तो जब ये कटने की बात हुई तो इस पे एकदम त्वरित यही था कि इसको किसी तरह रोके। तो ऐसा नहीं है सड़क पे नहीं आए, सब लोग आए, बहुत हल्ला गुल्ला मचा, लेकिन जब लगा कि ये कटने, उनसे बातें भी की जाती, लेकिन जब उन्होंने भी ये कह दिया कि देखिए हमारे हाथ में नहीं है, इसमें 80 करोड़ का फंड सेंट्रल CRF बोलते हैं उसको, वहां से आया है, तो ये तो अब कटेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो हम कोर्ट में गए थे और कोर्ट में, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी एक बार सुनने से मना कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे सुनवाई हुई तो उन्होंने एक आंसू पूछने के लिए रुमाल दे दिया था, जिसमें बोला कि 1000 पेड़, 972 एग्जैक्टली, कि उनका ट्रांसप्लांटेशन होगा। फिर आपने देख ही लिया ट्रांसप्लांटेशन कैसा हुआ। कंटेम्प्ट तो हो सकता है, उसमें कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी फाइल है, एक उसमें डबल भी सस्पेंड हुआ, लेकिन उस सस्पेंड होने से हमारे पेड़ तो वापस नहीं आ सकते। तो उसके बाद भी अभी ये किस्सा चला, और जब मैंने भानिया वाला ऋषिकेश में भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली तो उसमें आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है। पहला तो आपने कोई शोध पत्र लिखे या शोध किया, कितना ज्ञान लेके आप कहाँ जाओगे, इसके लिए शोध। हाँ डॉक्टर भगवान दास के पास जाऊंगा। दूसरी बात, आपको इस विषय पे एक किताब लिखनी चाहिए। जितना आपने हमें बताया, ये तो बहुत कम समय में बताया आपने, जितना बता सकते थे, लेकिन विशद ज्ञान है आपके पास इस मामले में, तो आपको इसके ऊपर एक पुस्तक लिखनी चाहिए जो लोगों के काम आए। मैं कोशिश करूँ, लोग उनका आपके ज्ञान का लाभ ले सके ना। पर उस पुस्तक को पढ़ेगा कौन, उससे इम्तिहान तो पास होने का नहीं कोई। मेन बात है डॉक्यूमेंट तो रहेगा, पुस्तक जरूर लिखनी चाहिए इस विषय में। डॉक्यूमेंट पता लगा कि आपका ज्ञान आपका डॉक्यूमेंट। नहीं, मैं आपकी बात को महसूस करता हूँ। अखबारों में आए या किसी पत्रिकाओं में आए, तो युगवानी वाले तो करते ही रहते हैं। हाँ, इस काम, तो इसमें आप अपनी एक सीरीज लिख सकते हैं। जरूर। सेकेंडली, आपको एक किताब लिखनी थी। मेरा सुझाव यह है, ये तो प्रश्न लंबे समय तक जिया जाए। तो मेरा सवाल यही है, जो और भी साथियों ने पूछा है, कि इस सपने को और कैसे खूबसूरत बनाया जाए, ये जवाब आपकी तरफ से चाहिए कि क्या किया जाए। ये सब